हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटी का पार्ट फोर। पॉलिटी के पार्ट फोर के बारे में आज चर्चा करेंगे। अब जैसा कि आप अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने पॉलिटी के 3 वीडियो कवर कर लिए हैं। पॉलिटी का हमने 3 पार्ट कवर कराया है और आज ये पार्ट फोर होने वाला है। इस पार्ट फोर में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ फंडामेंटल राइट्स की क्वेश्चंस हैं, एक दो सवाल इसको कवर करेंगे। उसके बाद पूरी तरह से डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को और मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, जो फंडामेंटल ड्यूटी होता है मूल कर्तव्य, इन 2 चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां से सवाल बनाए जाते हैं, वो सारी चीजें आपको पता चले और आपका कंसेप्ट और मजबूत हो सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी रिवीजन की सीरीज चल रही है। इस रिवीजन की सीरीज में हम लोग पूरी तरह से सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। और अभी आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी ने हाल ही में अपना कैलेंडर घोषित कर दिया है। तो एग्जाम अब आपकी काफी नजदीक है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब रिवीजन के दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस पूरी सीरीज को फॉलो करिएगा ताकि आपके जीएस का जो सब्जेक्ट हो वो और मजबूत हो सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अब हम लोग पूरी तरह से रेगुलर क्लासेस लेंगे और आपके सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हमारा सबसे पहला सवाल होगा, शुरू के 2 सवाल हमने फंडामेंटल राइट से लिए हैं ताकि अगर आपका कुछ छूटा है तो वो भी कवर हो जाए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से कंसेप्ट को भी समझेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जिसमें आज का हमारा पहला सवाल है कि किस संशोधन के माध्यम से जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, उस संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। तो ये अब आपको आंसर करना है कि संपत्ति का जो अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उस पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं उसको उसको हमने डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने बताया था कि मूल रूप से पहले 7 मूल अधिकार हुआ करते थे। मूल रूप से यानी कि जब संविधान लिखा गया था तो हमारे पास 7 मूल अधिकार हुआ करता था। 7 मूल अधिकार हुआ करता था जिसमें हमने सारे मूल अधिकार के बारे में आपको बताया था। तो उसमें से एक 7वां मूल अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार को क्या किया गया कि 44वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इस संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति का जो अधिकार होता है, इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और इसको अब आर्टिकल 300A के तहत रखा गया, जिसको हम कहते हैं कि अब ये लीगल राइट्स हो गया। यानी कि अब ये लीगल राइट्स हो गया, विधिक अधिकार के रूप में काम करता है। तो यहाँ से किस तरह के सवाल बनते हैं? सवाल बनता है कि संपत्ति का अधिकार समाप्त कब कर दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। दूसरा सवाल ये बनता है कि हमारे मूल अधिकार में, यानी कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल रूप से हमारे कितने मौलिक अधिकार थे। तो मूल रूप से अगर पूछेगा तो आप बताएंगे 7 मूल अधिकार थे। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, तो वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संपत्ति का जो अधिकार हमें मिला था मूल रूप से, इस संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, जो 1978 में हुआ था। तो इतनी चीजें आप संपत्ति के अधिकार को लेकर के आप याद रखिएगा। इससे बाहर, इसी के इर्द गिर्द सवाल बनाए जाते हैं, इससे बाहर सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। सवाल क्या कहता है? सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से मैं आपको एक और नया कंसेप्ट बताता हूँ, एक और फैक्ट के बारे में बताता हूँ जहां से सवाल बनाए जाते हैं, इसलिए आप इसी को ध्यान दीजिएगा। सवाल कंसेप्ट ये है कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए, भारत के जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिकता को धारण करने वाले जो व्यक्ति हैं, उस भारतीय नागरिकता को धारण करने वाले व्यक्तियों के पास ही उस प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं।
और सभी व्यक्तियों के लिए वो मूल अधिकार नहीं है। अब ये कौन कौन से हैं? अब ये है 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये जो 5 आर्टिकल दिए गए हैं, ये 5 आर्टिकल को आप याद रख लीजिएगा कि 15, 16, 19, 29, 30, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स, ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये किसके लिए अवेलेबल है? ओनली टू सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट्स ये अवेलेबल हैं, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं ओनली टू सिटीजन्स, यानी कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो इंडियन सिटीजन्स है उन्हीं के लिए है। नॉट फॉरेनर्स, यानी कि जो विदेशी हैं, जो विदेशी जो फॉरेनर्स है उनके लिए 15, 16, 19, 29, 30 आर्टिकल नहीं है। तो सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। अब देखिए, 15 तो भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, 16 भी भारत के सभी व्यक्तियों के लिए है, 19 भी सभी व्यक्तियों के लिए है, 29 और 30 ये केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए है। किसके लिए है? केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए ही है, अन्य नागरिकों के लिए, विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो अब ये विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि ये आर्टिकल 14 में इस तरह की बात करी गई है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, ये जो 3 अधिकार दिए गए हैं, ये भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये तीनों अधिकार इसी 15, 16, 19, 29, 30 के तहत ही आते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो ये वाले अधिकार, ये वाले अधिकार और ये वाले अधिकार, ये सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। जबकि ये 14 सभी व्यक्तियों के लिए है, भारत के नागरिकों के लिए भी और विदेशी जो नागरिक है उनके लिए भी, सभी के लिए। तो सवाल किस तरह से पूछा जाता है, तो आप देखिए सवाल के पैटर्न को समझिए। सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारत के, केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो अगर इसमें से 15, 16, 19, 29, 30 भारत के, केवल भारत के नागरिकों के लिए, जबकि ऐसा नहीं है कि जो 14 में है, जो 17 में है, जो 18 में, ये भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। ये भी भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, लेकिन ये वाले जो अनुच्छेद हैं, ये केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए है। विदेशी जो नागरिक है, जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 भारत के नागरिकों के लिए भी वैलिड है और विदेशी नागरिकों के लिए वैलिड है। लेकिन 15, 16, 19, 29 केवल भारत के नागरिकों के लिए, विदेशी अगर कोई नागरिक है तो उसके लिए ये मूल अधिकार नहीं है। तो ये आप चीज ध्यान रखिएगा। तो आंसर कौन होगा? 2, 3, 4। अब ये मैच करा लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा हमारा मैच कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3 और ये 2, 3, 4, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? डी वाला। तो 2, 3, 4 ये वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये राज्य के नीति निदेशक तत्व जो डीपीएसपी का चैप्टर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में यहाँ से एक न एक सवाल पूछा जाता है। अब डीपीएसपी को पढ़ने से पहले, इसके सवाल को करने से पहले, इसके जितने की पॉइंट्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी को मैं एक जगह आपको बता देता हूँ। डीपीएसपी के बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं वो, ताकि आपके क्लियर हो सके। तो डीपीएसपी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं डीपीएसपी के बारे में, कि पूरी तरह से डीपीएसपी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। डीपीएसपी का मतलब होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब होता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब राज्य के नीति निदेशक तत्व होता क्या है, बेसिकली इसको हम समझेंगे। सबसे पहली पॉइंट ये है कि आप अगर नाम को देख पा रहे हैं तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहता है कि सरकार जब कोई कानून बनाएगी तो हमारे नीति निदेशक तत्वों में जो कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, उन प्रोविजंस को अपने नियम में, अपने कानून में, अपनी योजनाओं में बनाने में शामिल करेगी, ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा हित हो सके। तो यहाँ से कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता देता हूँ जहां से सवाल पूछे जाते हैं। पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को किस भाग में रखा गया है। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने सारे पार्ट को कंप्लीट करवाया था, तो वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ मैं फिर बता देता हूँ कि राज्य का जो नीति निदेशक तत्व है उसको पार्ट 4 में रखा गया है। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को किस भाग में रखा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि पार्ट 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व को रखा गया है। दूसरा सवाल कहाँ पूछा जाता है? दूसरा सवाल पूछा जाता है
कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है उसको किस आर्टिकल में रखा गया है। तो आर्टिकल की बात कर लेते हैं कि किस आर्टिकल में रखा गया है। तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में बात करी गई है। अब राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लिया कहाँ से गया है, तो इसको लिया गया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि आयरलैंड का जो संविधान है उस आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लिया है। और यहाँ से एक पॉइंट आप क्या याद रख सकते हैं, यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं कि ये नॉन जस्टिसिएबल नेचर का होता है, नॉन जस्टिसिएबल नेचर का होता है। इसका क्या मतलब होता है मैं बता देता हूँ। अवाद योग्य, अवाद योग्य, अवाद योग्य प्रवृत्ति का होता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा फंडामेंटल राइट्स का, तो उसमें मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स की जो बात की जाती है, अगर फंडामेंटल राइट्स का आपका वायलेशन होता है, कि फंडामेंटल राइट्स में जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं 12 से 35 तक, अगर इस प्रोविजंस में आपका किसी भी प्रकार से उल्लंघन होता है, आप जो मूल अधिकार है आपका उल्लंघन होता है, तो उस मूल अधिकार के उल्लंघन होने के केस में आप सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं। यानी कि अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है, योर फंडामेंटल राइट्स, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के तहत। क्यों जा सकते हैं, कि मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको इन्फोर्सिएबल करवाने के लिए, उसको लागू करवाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकारों का जो हनन हुआ है उसकी रक्षा करेगा और उसको लागू करवाएगा। लेकिन डीपीएसपी के केस में क्या होता है, राज्य की नीति निदेशक तत्वों के केस में क्या होता है, कि जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं 36 से लेकर के 51 तक, अगर इन 36 से लेकर के 51 तक में जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं इसमें से किसी भी कानून का हनन होता है, किसी भी आर्टिकल का वायलेशन होता है, इन केस ऑफ एनी आर्टिकल्स, अगर इसका वायलेशन होता है, तो यू हैव नो राइट, आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि तुम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। तो आपके पास, अगर आपके राज्य के नीति निदेशक तत्वों के आर्टिकल्स का उल्लंघन होता है, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं उसको लागू करवाने के लिए। इसी का मतलब होता है नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि अगर डीपीएसपी के आर्टिकल्स का उल्लंघन होता है तो ये जस्टिस आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से नहीं दिया जाएगा, ये आप प्रेशर नहीं बना सकते, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। इसी का मतलब होता है नॉन जस्टिसिएबल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल नेचर का होता है। और जो फंडामेंटल राइट्स होता है हमारा, फंडामेंटल राइट्स होता है वो हमारा जस्टिसिएबल नेचर का होता है। अगर फंडामेंटल राइट्स के किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन होता है, आपको लगता है योर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 और 226 के तहत। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्यों क्या है, इसको क्यों शामिल किया गया था। तो इसका उद्देश्य है कि इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को स्थापना करना है, इस्टेब्लिश, ये सवाल कई बार पूछा गया, इकोनॉमिक, इस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक, हिंदी मीडियम जिसको इंग्लिश थोड़ी थोड़ी सी परेशानी है तो मैं हिंदी बता रहा हूँ, कि स्थापना करना आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की, इसका उद्देश्य है। जबकि हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था कि उसका उद्देश्य क्या था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्थापित करना, राइट, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स का एम क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना, और डीपीएसपी का उद्देश्य है कि इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना। तो यहाँ से 4-5 पॉइंट जो हमने बताया इसी से घूम फिर के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल पूछा जाता है कि डीपीएसपी किस पार्ट में है, तो आंसर विल भी पार्ट 4 में है डीपीएसपी। तो पार्ट 4 आपको समझ आ गया कि पार्ट 4 में डीपीएसपी दिया गया है। पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 36 से 51 में आर्टिकल के बारे में डीपीएसपी के बारे में बात करी गई है। ये किस संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। ये कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी कई बार पूछा गया है। और ये नॉन जस्टिसिबल, अवाद योग्य होता है। अगर आपका डीपीएसपी में से कोई भी प्रोविजंस का हनन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, ये नॉन जस्टिसिबल नेचर का होता है। इसके बाद डीपीएसपी का उद्देश्य क्या होता है, इकोनॉमिक और सोशल, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य होता है। अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से इसके आर्टिकल्स को 36 से लेकर के 51 तक जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं, इसमें से जो मुख्य मुख्य आर्टिकल है उसको भी कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं हम लोग सवाल पे। अब सवाल आपको आसानी से आप बना पाएंगे। अब जैसे पहला सवाल इसमें ये है, पहला सवाल क्या कर रहा है, पहला सवाल कर रहा है कि
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? अभी हमने बताया कि इसका एम क्या है, डीपीएसपी को शामिल करने का उद्देश्य क्या है। डीपीएसपी को शामिल करने का उद्देश्य है कि सोशल और इकोनॉमिक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्थापित करना इसका उद्देश्य है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। अब आप आंसर को देखिए, राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना कहीं से कहां तक इसका उद्देश्य नहीं है, ये डीपीएसपी का नहीं बल्कि फंडामेंटल राइट्स का उद्देश्य है, तो आंसर हमारा ये नहीं हो सकता है। अब इसमें कहा है कि सामाजिक प्रजातंत्र को, सोशल डेमोक्रेसी को स्थापित करना, तो केवल और केवल सोशल डेमोक्रेसी स्थापित करने का उद्देश्य नहीं है, सोशल एंड इकोनॉमिक बोथ, सामाजिक और आर्थिक दोनों को स्थापित करने का इसका उद्देश्य है। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ क्योंकि ये सामाजिक प्रजातंत्र को ही स्थापित कर रहा है, जबकि हमारा डीपीएसपी कहता है कि सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रजातंत्र को, दोनों डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना है, तो ये भी हमारा हो गया रॉन्ग। अब देखते हैं अगला, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, कहीं से कहां तक ये भी नहीं है। अब देखिए, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, डीपीएसपी का उद्देश्य तो हमारा यही है। अभी हमने देखा कि जो डीपीएसपी हमारा है उसका उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, तो आंसर विल बी डी। ये देखिए 2002 में यूपीएससी में सवाल पूछा गया था। तो यहाँ आप इस बात को मत देखिए कि ये सवाल कहाँ पूछा गया है, आप कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि सवाल जो छोटे एग्जाम है उसमें भी इसी के इर्द गिर्द सवाल पूछे जाते हैं। पार्ट कौन सा है, कहाँ से कहाँ तक लिया गया है, किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, तो सवाल इसी के इर्द गिर्द पूछे जाते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल ये है, अब इसको भी आप आसानी से कर पाएंगे। इसमें कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। अभी हमने देखा कि डीपीएसपी का उद्देश्य ही यही है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, तो आंसर पहला तो हमारा सही हो गया बिल्कुल, क्योंकि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, सामाजिक, सोशल और आर्थिक इकोनॉमिक लोकतंत्र की स्थापना करना। उसके बाद दूसरा है, ये वाला तो सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अभी हमने बताया कि जो डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी नॉन इन्फोर्सिएबल है, नॉन इन्फोर्सिएबल या हम कह सकते हैं नॉन जस्टिसिएबल नेचर का है, नॉन जस्टिसिएबल नेचर का है। यानी कि अगर आपके डीपीएसपी में से जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसका वायलेशन होता है, इन केस अगर आपका वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। वही कहा है इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो हम ये जानते हैं कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, तो हमारा आंसर ये भी सही होगा। तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट दोनों सही है। अब देख लेते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है। अब इसमें ऑप्शन हमारा सी मैच कर रहा है, क्योंकि सी में दिया है कि वन और टू बोथ, तो वन भी सही है हमारा और दो भी सही है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन अब आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, कि भारत के संविधान के भाग 4, भारत के संविधान के भाग 4 के बारे में बात करी गई है कि भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अब ये क्या कहता है इसको समझिए, वे न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। क्या डीपीएसपी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होता है, तो डीपीएसपी कहीं से कहां तक न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा पहला आंसर नहीं होगा, क्योंकि डीपीएसपी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता। डीपीएसपी को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, तो अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, तो ये वाला आंसर हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि वे किसी भी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट ही हैं, तो यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट कराएगा एग्जाम वाला कि वे न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। तो ये तो अभी हमने पढ़ा कि डीपीएसपी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता, न्यायालय में आप इसको लेकर के नहीं जा सकते कि ये हमारे जो डीपीएसपी है इसका वायलेशन हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। इसका मतलब ये अभी हमने जब डीपीएसपी बताया था, ये बताया था कि डीपीएसपी का जो उद्देश्य है क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। डीपीएसपी को शामिल इसलिए किया गया था कि अगर सरकार कोई कानून बनाएगी, कोई नियम बनाएगी, कोई योजनाएं बनाएगी, तो जो हमारे अनुच्छेद दिए गए हैं 36 से लेकर के 51 तक, इन अनुच्छेदों को ध्यान में रखते हुए बनाएगी ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो सके।
तो इसमें वही कहा है कि इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो ये बिल्कुल प्रभावित करेंगे, क्योंकि ये राज्य की ड्यूटी ही है कि अगर किसी तरह का स्कीम बनाती है, किसी तरह के प्रोविजंस बनाती है, तो इन आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए बनाए, ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो सके। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? पहला तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ए वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा हो सकता है, और दूसरा और तीसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आप देख लीजिए कि दूसरा और तीसरा एक ही में है, डी में मैच कर रहा है। तो दूसरा और तीसरा क्या होगा? सही होगा। अब ये देखिए, यूपीएससी 2020 का सवाल है। कितना सिंपल सवाल है, सिर्फ बेसिक पे सवाल पूछे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे सवाल पूछे गए हैं डीपीएसपी को लेकर के। तो आई होप कि डीपीएसपी के बारे में जितने भी प्रोविजंस थे वो आपको समझ आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में बात करता है? तो अगर कभी भी कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट के बारे में बात किया जाता है, वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य, एक ऐसा राज्य जहाँ पे लोगों को न्याय मिले, जहाँ पे लोगों के पास समानता हो, जहाँ पे लोगों को काम करने का अच्छा अधिकार मिले, जहाँ पे लोगों के पास उचित वातावरण हो, जहाँ पे लोगों को उनके कामों के अनुसार उनका उचित दाम मिले। तो इस तरह से कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का जो उद्देश्य होता है, वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य होता है कि एक वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना करना है, एक वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना, एक वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना करना, एक वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य के बारे में बात किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप डबल स्टार कर सकते हैं, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। अगर कहीं भी पूछा जाता है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के बारे में बताता है, तो आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, वे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। तो आई होप कि ये सवाल अब आपको समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। अब इस मैच द फॉलोइंग को करने से पहले आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि जो 36 से 41 तक, 36 से लेकर के 51 तक जो आर्टिकल दिए गए हैं, इसमें से जो कुछ मुख्य मुख्य आर्टिकल्स है उसके बारे में मैं आपको अब बता देता हूँ, ताकि आर्टिकल से भी अगर सवाल कभी भी पूछा जाता है तो वो आपका कहीं से कहाँ तक गलत न हो। तो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक में जो मुख्य आर्टिकल है उसके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे आर्टिकल 36 पहला है, आर्टिकल 36, आर्टिकल जो 36 है, इसमें डेफिनेशंस की बात करी गई स्टेट का, कि स्टेट के जो राज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस राज्य की परिभाषा क्या होगी। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट, इससे हालांकि सवाल नहीं पूछे जाते। तो आर्टिकल 36 में आप ध्यान रखिएगा कि राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई है। उसके बाद आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 37 इंपॉर्टेंट क्यों है? आर्टिकल 37 में कहा गया है, आर्टिकल 37 में कहा गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि जो डीपीएसपी है, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यानी कि इसके वायलेशन के केस में आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते इनको लागू करवाने के लिए, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय, इनफोर्सिबल नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल 37 में कहा गया है। उसके बाद आर्टिकल 37 में एक चीज और कही गई है। आर्टिकल 37 में कहा गया है कि यह राज्य का कर्तव्य होगा, क्या? राज्य का, कि यह राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का मतलब भारत सरकार का, राज्य का कर्तव्य होगा। ये उत्तर प्रदेश राज्य और महाराष्ट्र राज्य, इसको लेकर के ये राज्य की परिभाषा नहीं है। राज्य में भारत, राज्य का मतलब यहाँ से भारत सरकार को लेकर के है। तो राज्य का कर्तव्य होगा कि कानून कोई भी जब सरकार बनाएगी, कानून बनाने में इन प्रोविजंस को, इन प्रोविजंस को यूज करे सरकार। यानी कि जो हमारे आर्टिकल्स दिए गए हैं 36 से लेकर के 51 तक, इन आर्टिकल्स को यूज करें। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताऊं इसका क्या मतलब है, जैसे अगर आप देखेंगे कि एक आर्टिकल हमारा बात करता है, इसी में अभी हम आगे पढ़ेंगे, इक्वल समान काम के लिए समान वेतन, इक्वल वर्क एंड इक्वल पे। यानी कि अगर आपको जितना आपने काम किया है उसके अनुसार आपको वेतन मिलना चाहिए। अगर दो व्यक्ति हैं, दोनों ने समान काम किया है, तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक को ज्यादा मिले एक को कम मिले। तो सरकार इस तरह की कोई योजनाएं नहीं बना सकती जिसमें एक को ज्यादा पेमेंट मिले और एक को कम पेमेंट मिले समान काम के लिए। तो सरकार जब कोई स्कीम बनाएगी, जैसे मनरेगा स्कीम है, अब मनरेगा जो स्कीम है इसके तहत मान लीजिए कि दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, ए और बी, दोनों ने सेम काम किया, एक को आप ज्यादा पैसा दे रहे हैं, एक को कम दे रहे हैं, तो सरकार इस तरह के कोई कानून नहीं बनाएगी। सरकार का उद्देश्य होगा कि एक ऐसा कानून बनाना कि ताकि लोगों में समानता का भाव उत्पन्न हो सके। तो आर्टिकल 37 में दो चीज याद रखेंगे।
कि यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये आर्टिकल 37 में बात करी गई है। और आर्टिकल 37 में बात करी गई कि राज्य का कर्तव्य होगा, जब राज्य कोई कानून बनाएगी तो कानून के बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करेगी। तो ये दो चीज आप आर्टिकल 36 और 37 में याद रखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य जो होगा लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण के लिए, यानी कि वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए राज्य क्या करेगा? लोगों के कल्याण के लिए एक सोशल ऑर्डर बनाएगा, एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ताकि लोगों का सोशल ऑर्डर बनाएगा ताकि लोगों का अच्छे से कल्याण हो सके। तो आर्टिकल 38 में ये बात करी गई है। तो इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद अब 39 के बारे में बात करते हैं कि 39 में क्या कहा गया है। 39 को अगर आप एक बार के लिए स्किप कर देंगे, एक बार 39 को अगर आप स्किप कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे सवाल नहीं पूछा जाता। यहाँ पे हमारा उद्देश्य है उस चीज को पढ़ना जहाँ से सवाल बनता है। 39 ए काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है इक्वल जस्टिस, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस का मतलब समान न्याय की बात करी गई है, और फ्री लीगल एड मतलब फ्री में कानूनी सहायता की व्यवस्था की जाए। ये आर्टिकल 39 में बात किया गया है। तो ये काफी बार पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 39 ए में क्या कहा गया? 39 में कहा गया इक्वल जस्टिस, समान न्याय होना चाहिए, एंड फ्री लीगल एड, यानी कि मुक्त रूप से आपको कानूनी सहायता भी मिलनी चाहिए। तो ये दो चीजें आप इसमें याद रखेंगे। उसके बाद अब अगला जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के बारे में क्या कहा गया? आर्टिकल 40 में कहा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए और उनको इतनी शक्ति और इतना पावर देना चाहिए ताकि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम कर सके, सेल्फ एक सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम कर सके। ये आर्टिकल कई बार पूछा गया है। ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में बात करी गई? ग्राम पंचायतों के गठन को लेकर के। तो ये बात करी गई आर्टिकल 40 में। तो आई होप कि ये तीन चार आर्टिकल जो हमने बताया वो आपको समझ आया होगा। अब कुछ और आर्टिकल है उसको भी देख लेते हैं, कुछ और आर्टिकल जो है उसको भी देख लेते हैं, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 तक हो गया। अब आर्टिकल 41 को समझिए। आर्टिकल 41 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 41, 42 और 43, इन तीन को हम बहुत आसानी से याद करेंगे। आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 और आर्टिकल 43, इन तीन चीजों को हम बहुत आसानी से याद करेंगे। जैसे आर्टिकल 41 में कहा गया है कि राइट टू वर्क, इस तरह से आप याद रखिएगा, राइट टू वर्क, काम करने का जो अधिकार है, काम करने का जो अधिकार है, राइट टू वर्क, वो किसमें कहा गया है? 41 में कहा गया है। राइट टू वर्क के बारे में, राइट टू एजुकेशन के बारे में और पब्लिक असिस्टेंट, लोक सहायता के बारे में सिंपली याद रखिएगा कि राइट टू वर्क किसमें है? राइट टू वर्क है 41 में। उसके बाद जब काम करने का अधिकार आपको मिल गया तो एक अच्छा वातावरण भी मिलना चाहिए, एक अच्छा वातावरण भी मिलना चाहिए। तो ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत खतरनाक कंडीशन हो, ह्यूमन कंडीशन, मानव के लिए जो उचित कंडीशन होनी चाहिए, जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए, ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क, काम करने का एक अच्छा वातावरण भी होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 42 में बात करता है। और आर्टिकल 43 में बात करी गई है कि आपको लिविंग वेजेस मिलनी चाहिए, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, यानी कि आपको जितना आपने काम किया है आपको उतना पैसा भी मिलना चाहिए। तो 41, 42, 43 को किस तरह से याद रखेंगे? काम करने का अधिकार 42 में, 41 में है, और जब काम मिल गया तो आपको अच्छा वातावरण भी मिलना चाहिए काम करने के लिए, तो ये बात की गई है 42 में। उसके बाद 43 में है कि आप जो काम करेंगे उसको आपका पैसा भी मिलना चाहिए, तो ये बात किया गया आर्टिकल 43 में। उसके बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में बात किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के बारे में बात करी गई, यानी कि पूरे देश में एक ही कानून, एक ही प्रकार का कानून लागू होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 44 में बात करी गई है। उसके बाद आर्टिकल 45 में क्या बात करी गई है? आर्टिकल 45 को याद रखिएगा कि 5 के बाद आता है क्या? 6, और 6 से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 6 से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके एजुकेशन की बात करी गई है आर्टिकल 45 में। 6 से कम उम्र के बच्चे हैं जो अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 से 5 तक साल तक के जो बच्चे हैं, उनके एजुकेशन के बारे में, बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, 6
ईयर्स, जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन 6 साल से कम उम्र के बच्चों के बारे में जो एजुकेशन की बात करी गई वो 45 में करी गई है। 46 आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर 46 को आप नहीं याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो 46 के बारे में हम उतना ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद 47 में क्या कहा गया है, इसको देख लेते हैं। 47 में कहा गया है कि राज्य की यह ड्यूटी होगी, ड्यूटी ऑफ द स्टेट, कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है स्टेट का, जो राज्य का लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है, पोषण स्तर, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, इसको बढ़ाए राज्य का, कि लोगों के पोषाहार को, स्तर को, जीवन स्तर को ऊंचा करना है, लोक स्वास्थ्य आदि को सुधारने का प्रयास करना चाहिए अनुच्छेद 47 के तहत राज्य को। तो अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि लोगों के पोषण स्तर को ऊंचा करे, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करे। तो ये अनुच्छेद 47 में बात की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 48 में कहा गया है, अनुच्छेद 48 में क्या बात करी गई है, अनुच्छेद यहाँ पे लिख लेते हैं, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में बात करी गई है कि सरकार इस तरह के नियम और कानून बनाए ताकि जो हमारे स्मारक हैं, जो हमारे पुराने स्मारक हैं, जो हमारे मोनूमेंट्स हैं, उनकी जो हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर है, उन ऐतिहासिक धरोहरों की हम रक्षा कर सकें, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, उन राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा के बारे में अनुच्छेद 48 में बात की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 49 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 49 में कहा गया है, सॉरी ये अनुच्छेद 48 नहीं, अनुच्छेद 49 ही है। अनुच्छेद 49 में ही स्मारक, प्लेसेस और राष्ट्रीय महत्व की जो जगह है उनकी रक्षा करने की बात अनुच्छेद 49 में ही करी गई है। उसके बाद अनुच्छेद 50 में क्या कहा है, अनुच्छेद 50 को आप इस तरह से याद रखिएगा कि 50-50, 50-50 मतलब अलग अलग है। कौन कौन, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, यानी कि जुडिशियरी, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों अलग अलग है। तो 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के जितने भी हमारे स्मारक है, जितने भी प्लेसेस है, उनकी सुरक्षा की बात करी गई है अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 में बात करी गई कि जुडिशियरी को और एग्जीक्यूटिव को, यानी कि कार्यपालिका को और न्यायपालिका को, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग काम करेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 51 में बात करा गया है, अनुच्छेद 51 में बात की गई है कि जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, इस आर्टिकल्स को आपको ध्यान रख लेना है। अब हम आते हैं सवाल पे। अब हमारा सवाल क्या कहता है, अब इसको देख लेते हैं। जैसे यही हमारा सवाल है, हमने 6 तक कर लिया। अब 7वां सवाल, 7वां सवाल कह रहा है कि अनुच्छेद 40 के बारे में किसमें बात की गई। अनुच्छेद 40 में भी हमने देखा कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात करी गई, तो ये हमारा आंसर होगा, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करी गई है। तो ए का मैच करेगा कौन सा, ए का मैच करेगा पहला। उसके बाद अनुच्छेद 41 आ गया। अनुच्छेद 41 में हमने पढ़ा 41, 42, 43 एक क्रम में हमने पढ़ा था। अभी 41 को, 42 को और 43 को क्रम में पढ़ा था। 41 में हमने पढ़ा कि राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार होना चाहिए, काम करने का अधिकार। उसके बाद हमने 42 में देखा कि जब हमें काम मिल जाता है तो हमें अच्छा वातावरण, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए काम करने का, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए काम करने का। तो ये 42 में। 43 में हमने देखा था कि लिविंग वेजेस के बारे में, यानी कि जब हमें काम मिल गया, अच्छा वातावरण मिल गया, तो हमें पैसा भी मिलना चाहिए। इस तरह से इन तीनों को याद रखिएगा। अब जैसे इसमें दिया है कि अनुच्छेद 41 में किसकी बात करी गई, काम करने के अधिकार के बारे में बात करी गई। इस तरह से आप इसको मैच करा सकते हैं। उसके बाद अगला क्या है, इसमें सी वाला कहता है कि अनुच्छेद 44 किसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 44 में हमने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करी गई, तो ये भी मैच कर रहा है। उसके बाद अभी अनुच्छेद 48 हमारा मिस हो गया था, तो अनुच्छेद 48 को भी समझ लेते हैं। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा, एंड इंप्रूवमेंट और सुधार, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी जो हमारा वातावरण है, इन्वायरमेंट जो हमारा है, इस इन्वायरमेंट की हमें क्या करना है, रक्षा करना है, प्रोटेक्ट करना है और उसको सुधार करना है। उसके बाद सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को लेकर के और वाइल्ड लाइफ, इसके बारे में बात करना है, यानी कि कृषि और पशुपालन के बारे में भी इसमें अनुच्छेद 48 में बात करी गई है। तो अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, ये हमारा मैच करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, ये वाला हमारा मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, पहला वाला मैच कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है,
कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? मौलिक अधिकार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है, कि मौलिक कर्तव्य बात करता है, राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत बात करते हैं, कि संविधान की प्रस्तावना? इन चारों चीजों को हमने पढ़ा है, सिवाय मौलिक कर्तव्य को भी हम नहीं पढ़ा है, अभी हम आगे पढ़ लेंगे। तो हमने अभी देखा था कि अनुच्छेद जो 51 है, अनुच्छेद 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। तो अनुच्छेद 51 किसमें है? अनुच्छेद 51 डीपीएसपी में है। तो ये किससे रिलेटेड होगा? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से रिलेटेड होगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? आंसर सी होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करी गई राज्य के नीति निदेशक तत्व में, और राज्य के नीति निदेशक तत्व में किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 51 में बात की गई है। तो इस तरह से आप इसको आंसर करेंगे। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल है? कौन राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल है? अब इसमें जिसमें पहला है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग का प्रतिषेध के बारे में बात करी गई है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने उस वीडियो में बताया था कि जो अनुच्छेद 23 है, जो अनुच्छेद हमारा 23 है, वो अनुच्छेद 23 बात करता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने को लेकर के, या जो बच्चों का बलाश्रम होता है, जो फोर्स्ड लेबर करवाया जाता है, जबरदस्ती काम करवाया जाता है, उसको लेकर के विरोध करता है। तो ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स हो गया। जब ये फंडामेंटल राइट्स है तो ये डीपीएसपी हो नहीं सकता। इसका मतलब हमारा पहला आंसर तो नहीं हो सकता, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। उसके बाद दूसरा कहता है कि मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करना। अभी हमने देखा कि अनुच्छेद जो हमारा 47 है डीपीएसपी में, उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। राज्य के लोगों का जो पोषण स्तर है उसको हमें बढ़ाना है। राज्य के पोषण स्तर को बढ़ाने के बारे में बात किसमें किया गया है? बात किया गया है अनुच्छेद 47 में। और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लोगों का जीवन स्तर है, उसको सुधारना है, और लोक स्वास्थ्य को सुधारना है। तो अनुच्छेद 47 में इसकी बात करी गई। तो ये अनुच्छेद 47 में, इसका मतलब ये डीपीएसपी में है। तो ये हमारा आंसर होगा। दूसरा आंसर होगा हमारा, पहला हमारा नहीं हो सकता। तो इसमें कौन सा होगा? केवल और केवल दो। केवल और केवल कौन सा होगा? दो होगा। तो आर्टिकल 47 में क्या कहा गया है? एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। आर्टिकल 47 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 47 में कहा गया है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ड्यूटी ऑफ द स्टेट, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, कि राज्य के जो लोग हैं उनके पोषण स्तर को ऊंचा करना है। और क्या करना है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का जो जीवन स्तर है, जो जीवन जीने का स्तर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और आगे बढ़ाना है और अच्छा करना है। और क्या करना है? पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है। पब्लिक हेल्थ को, लोग जो स्वास्थ्य उसको इम्प्रूव करना है, हॉस्पिटल बनाना है, लोगों को अच्छा सुविधा देना है, स्वास्थ्य सुविधा देना है। तो ये आर्टिकल 47 में बात करी गई है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्धारण सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। आपको ये पहचान करना है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं और कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं आते हैं। इस चीज को आपको पहचान करनी है। अब जैसे इसमें क्या है, अभी हमने देखा मद्य निषेध के बारे में किसमें बात करी गई है? मद्य निषेध के बारे में अभी हमने देखा कि बात करी गई आर्टिकल 47 में। पिछला ही क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, पिछला क्वेश्चन आपको अगर याद होगा तो ये आपको पता चल जाएगा कि नीति निषेध तत्व में 47 में इसकी बात करी गई है। उसके बाद फैक्ट्रियों और खानों में बाल श्रम निषेध, ये अगर आपको आर्टिकल 24 याद होगा, आर्टिकल 24 याद होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन 14 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर के ये रोक लगाई गई है कि आप इनको फैक्ट्रियों में, खानों में काम नहीं करवा सकते। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारा 12 से लेकर के 35 आर्टिकल तक है। तो ये हमारा नीति निषेध तत्व नहीं है। उसके बाद बेगार तथा बलाश्रम निषेध, ये आर्टिकल 23 में ही है कि फोर्स डिलीवर आप नहीं करवा सकते, जबरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो बच्चे होते हैं इनका आप व्यापार नहीं कर सकते, तो ये आर्टिकल 23 में, तो ये भी मूल अधिकार ही है। अस्पृश्यता का निषेध, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो हमने बताया था आर्टिकल 17 में है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। तो ये आर्टिकल 17 में है, ये भी मूल अधिकार है। तो ये तीनों आंसर हमारा नहीं हो सकता, केवल और केवल आंसर हमारा सकता है 1 हो सकता है। अब आप देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है 1। इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप इस चीज को यहाँ से न हटाइए। यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है,
तो 1 और 2 हो सकता है, या 1 है, 1 2 3 है, 2 3 4। तो केवल और केवल आंसर हमारा कौन सा है? पहला आंसर हमारा मैच कर रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से अब हमारा शुरू हो जाता है मौलिक कर्तव्य को लेकर के। अब मौलिक कर्तव्य को आगे बताने से पहले मैं इसके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्यों को लेकर के, वो जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको पता रहेगा तो मौलिक कर्तव्य के जितने भी सवाल हैं फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर के, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य को लेकर के जितने भी सारे सवाल हैं वो आप आसानी से बना पाएंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में सबसे पहले ये समझिए कि फंडामेंटल ड्यूटी होता क्या है। मूल कर्तव्य, इसका मतलब क्या होता है? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य का मतलब ये है कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजंस जोड़े गए हैं, कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जो नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए अपने देश के प्रति। जैसे कि हमें अपनी जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी कि जो सरकार की प्रॉपर्टी, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने देश की रक्षा के प्रति तत्पर रहना चाहिए। ये हमारे कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। हमें अपने देश के संविधान की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने वातावरण को बचाना चाहिए। ये हमारे कर्तव्य होते हैं। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके जो विचार थे, उनको हमें सजो के रखना है, उनकी हमें रक्षा करना है। अगर जरूरत पड़ती है तो हमें अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो ये कुछ चीजें जो फंडामेंटल ड्यूटी में रखी गई हैं, इसका मतलब ये नागरिकों के कर्तव्य है। ये कोई कंपल्सन नहीं है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि ये आपको फॉलो करना ही करना है। ये एक ड्यूटी के रूप में रखा गया है कि नागरिकों को बताया जाए कि ये आपकी ड्यूटी है, ये आप इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया फंडामेंटल ड्यूटी, ये होता क्या है ये हमने समझ लिया। उसके बाद अब फिर से हम पढ़ लेते हैं ये किस पार्ट में है। तो पार्ट 4A में है। अब पार्ट 4A में है, इसका मतलब ये है कि बेसिकली पहले फंडामेंटल जो ड्यूटी था, इसको मूल संविधान में नहीं रखा गया था। मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया। बाद में इसको संविधान संशोधन करके अनुच्छेद पार्ट 4A में इसको जोड़ा गया। तो पहली चीज आप याद रखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में है? पार्ट 4 में है। और पार्ट 4 के साथ साथ ये अनुच्छेद 51A में रखा गया है। अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 51 तक आप ध्यान रखेंगे कि डीपीएसपी है, लेकिन अनुच्छेद 51A के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी अनुच्छेद 51A में रखा गया है। 2 पॉइंट यहां से हो गया। तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है कि इसको कहाँ से लिया गया है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि इसको कहाँ से लिया गया है। तो इसको लिया गया यूएसएसआर से, जिसको हम रूस बोलते हैं। यूएसएसआर से इसको लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ, रूस से इसको लिया गया है। तो पार्ट 4A में रखा गया है इसको। 51A में आर्टिकल, ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51A है। इसको रूस से लिया गया है। उसके बाद जो फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको शामिल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंड किया कि फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया जाना चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटी को तब उस जाकर के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो हुआ था, इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर रूस से लेकर के पार्ट 4A में और अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। यहाँ से कई सारे सवाल बनते हैं, इसलिए मैंने इसको बता दिया। तो पहले मूल कर्तव्य कुल कितना शामिल किया गया था? 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। लेकिन वर्तमान में, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं हमारे संविधान में। और जो हमारा 11वां मूल कर्तव्य है, जो हमारा 11वां फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी 11वां जो मूल कर्तव्य है, इसको कब शामिल किया गया? इसको 46वें संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, इस 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11वें मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमने क्या बताया। हमने बताया कि फंडामेंटल जो ड्यूटी है, मूल कर्तव्य है, वो क्या होता है। इसको किस पार्ट में रखा गया? पार्ट 4A में रखा गया। आर्टिकल कौन सा? 51A है। रूस के संविधान से इसको लिया गया है, यूएसएसआर से, पूर्व सोवियत संघ। मूल रूप से पहले 10 शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 11 है। 11वां शामिल किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। और कौन सी कमेटी ने सिफारिश करी थी? स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश करी थी। तो इतनी चीज आप यहाँ से याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग सवाल पे। इसमें जैसे हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल ये है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। यानी कि अगर ये सवाल आपको करना है
तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, तब तक ये सवाल आप नहीं कर पाएंगे। तो मौलिक कर्तव्यों को जानने के लिए, मौलिक कर्तव्यों को हालांकि आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप याद नहीं करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। एक रीडिंग आप लगा लेंगे, अगर एक रीडिंग आप लगा लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जैसे 51 ए के फर्स्ट में लिखा गया है, फर्स्ट में क्या लिखा गया है कि जो हमारे संविधान है उस संविधान को हमें पालन करना है, देश की रक्षा करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, आयकर अदा करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, आयकर को अदा करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली जो परंपरा है उसका परिरक्षण का मतलब रक्षा करना है, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से होंगे? 1 हो गया, 3 हो गया, 4। तो आंसर 1 3 4 होगा। एक बार अगर आप कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी की, तो वहां से आप एक बार मौलिक कर्तव्यों की जो लिस्ट दी गई है, तो उस लिस्ट को पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसमें ज्यादा जोर देने की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि इससे सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। अभी हमने जो बताया, जो हमने फैक्ट बताए हैं, वहीं से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे एक सवाल है कि भारत के नागरिकों के जो मूल कर्तव्य है, उन मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। अब किस भाग में दिया गया है तो आपको बताना है कि पार्ट के बारे में पूछा है, किस पार्ट में दिया गया है। तो पार्ट 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगर आपने पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, जो हमने सबसे पहला पॉलिटी का वीडियो डाला था, उसमें हमने सभी पार्ट को डिस्कस किया था, सभी अनुसूचियों को डिस्कस किया था, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो पार्ट 3 में कौन है हमारा? पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 4 में डीपीएसपी है। और पार्ट 4A में हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। तो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करी गई पार्ट 4A में है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने आज एक और वीडियो है, उसको एक और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अछूत रखने के लिए इस मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। भारत की एकता, अखंडता की रक्षा, भारत की जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं, उन मूल कर्तव्यों में जो संविधान की एकता के बारे में बात करी गई है, अखंडता के बारे में बात करी गई है और उसे अछूत करने के बारे में बात करी गई है, ये संविधान के जो हमारा मूल कर्तव्य दिया गया है उसमें इसको किस रूप में रखा गया है। तो ये सवाल अब आपको अपने से ट्राई करना है। जब आप एक बार फंडामेंटल ड्यूटी की जो पूरी लिस्ट है, उस फंडामेंटल ड्यूटी को A B C D से लेकर के जो 11 तक है, उसको आप एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ के आप इस सवाल का आंसर करेंगे खुद, ये आपका होमवर्क होगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छे से रिवाइज हुआ होगा। अगर आपने कभी भी पॉलिटी को पढ़ा होगा तो ये आपको और अच्छे से क्लैरिटी आई होगी। तो इस तरह से हम लोग जो रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, इस रिवीजन सीरीज को पूरे सब्जेक्ट के लिए चलाएंगे, ताकि आपका जो पूरा सब्जेक्ट है वो अच्छे से रिवाइज हो सके। तो सिर्फ और सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो आगे आने वाले जो एग्जाम है, जो एग्जाम लगे हुए हैं, उन एग्जाम में आप अच्छा कर पाएँ। इसलिए इन सारी वीडियो को आपको देखना है और पूरी तरह से रिवीजन के माध्यम से अपने सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग करना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिएगा। मिलेंगे कुछ और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।